हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एकेएम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लेडन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक से कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपके CSIR नेट, IIT जैम या फिर गेट के एग्ज़ाम सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक को पढ़ने का जो सही तरीका है और जिस सीक्वेंस में करना चाहिए उसी सीक्वेंस में ये पूरी सीरीज रहने वाली है। तो इस बुक का जो 5th चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये एक तरह से क्या है, आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर इस चैप्टर को आप कवर करते हो तो आप देखने को पाओगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आइए बहुत देरी किए बिना हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस आर एट मोस्ट मॉलिक्यूल्स आर एट पीस विद देमसेल्व्स। बॉटल ऑफ वाटर और एसीटोन, जिसे हम प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं, और मेथिल आयोडाइड कैन बी स्टोर्ड फॉर years without any change in the chemical composition of the molecules inside। तो कह रहे ज़्यादातर मॉलिक्यूल खुद से क्या रहते हैं, पीस में ही रहते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। चाहे वो आपका एक बॉटल में वाटर फिल कर रखा हो आपने, या किसी बॉटल में एसीटोन फिल करके रखा हो, या फिर मिथिल आयोडाइड हो, ये सभी स्टोर करके रखे जा सकते हैं कई सालों तक बिना किसी केमिकल चेंजेस के। कह रहे येट व्हेन वी ऐड chemical reagents like HCl to water, sodium cyanide to acetone, or sodium hydroxide to methyl iodide, chemical reactions occur। लेकिन वहीं पर अगर कुछ केमिकल रिएजेंट बाहर से डाल दिए जाए, जैसे कि आपने मान लीजिए वाटर में HCl मिला दी, सोडियम साइनाइड मिला दिया एसीटोन में, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया मेथिल आयोडाइड में, तो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाई दे डोंट एंड वाई दे डू रिएक्ट। तो इस चैप्टर में आपको समझने को मिलेगा, ये इंट्रोडक्शन है कि क्यों आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और क्यों नहीं करते। Here how we can understand reactivity in terms of charges and orbitals and the movement of electrons, how we can represent the detailed movement of electrons, the mechanism of the reaction by a special device called the curly arrow। तो इसमें क्या है, आपने समझने को मिलेगा कि किस तरह से आपका जो रिएक्शन होता है हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि किस तरह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए आपके पास एक क्या है, स्पेशल डिवाइस होता है जिसको हम कर्ली एरो के नाम से जानते हैं। To understand organic chemistry, you must be familiar with two languages. One which we have concentrated on so far is the structure and representation of molecule। तो कह रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको दो लैंग्वेज से फैमिलियर होना ज़रूरी है। एक तो कह रहे कि इससे पहले मतलब शुरुआत की चैप्टर में जो आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, की किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और हम पेन और पेपर पे किस तरह से इस मॉलिक्यूल्स को दिखाते हैं। दूसरा सेकंड इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इन टर्म्स ऑफ कर्ली एरोज, एंड दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट। तो हमारे लिए सेकंड डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने समझना है कि किस तरह से जो हमारे कर्ली एरोज हैं वो काम करते हैं, जिसमें हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं।
The first is static and the second is dynamic process. The creation of new molecule is the special concern of chemistry, and an interest in the mechanism of chemical reaction is the special concern of organic chemistry. तो कह रहे कि नए मॉलिक्यूल का बनना ये क्या है, केमिस्ट्री के लिए स्पेशल कंसर्न है, और साथ ही साथ उनका मैकेनिज्म, उन केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके लिए क्या है, एक स्पेशल कंसर्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कह रहे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट बिकॉज दे मूव इंटरनली। वी हैव सीन चैप्टर 3 हाउ द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग of bonds can be detected by infrared spectroscopy. Whole molecules move continuously in space, bumping into each other, into the walls of the vessel they are in, and into the solvent if they are in solution. तो मॉलिक्यूल्स क्या रिएक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट इंटरनली भी हो सकता है, जैसे कि आपको स्ट्रेचिंग और बेंडिंग देखने को मिलती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आप उसे डिटेक्ट करते हैं, या फिर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका स्पेस में मूव करता है, एक दूसरे से टकराते हैं, या फिर जिस वेसल में आप स्टोर करके रखते हो वहाँ पर, या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में। कह रहे व्हेन वन बॉन्ड इन अ सिंगल मॉलिक्यूल स्ट्रेच टू मच इट मे ब्रेक एंड अ केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो कह रहे जब कोई बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है किसी मॉलिक्यूल में तो वो टूट सकता है और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। कह रहे व्हेन टू मॉलिक्यूल्स बम्प इनटू ईच अदर दे में कंबाइन विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड अ केमिकल रिएक्शन अगर। इसी तरह की अगर दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते, बम्प करते एक दूसरे के साथ, तो भी क्या होगा, वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है और नया केमिकल फॉर्म हो सकता है। तो वी आर फर्स्ट गोइंग टू थिंक अबाउट कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम कह रहे पहले कोलिजन के बारे में सोचेंगे। तो अभी ये जस्ट चैप्टर शुरू ही हो रहा है, इसमें बस ये उन्होंने बताया कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हो सकता है, हम सोचना शुरू करें। ठीक है, तो अभी जो बेसिक यहाँ तक हमने पढ़ा इसमें हमें क्या पता चला है कि जो रिएक्शन हो सकते हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किसी भी तरह से हो सकता है, ये इंटरनली भी हो सकता है, इंटरनली हो सकता है ये मूवमेंट आपका, ठीक है, या फिर टोटल मॉलिक्यूल भी मूव कर सकता है, जैसे कि हमने कोलिजन थ्योरी के थ्रू पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना आपको अभी थोड़ा आइडिया लगा होगा कि किस बारे में बात चल रही है। एक मिनट। तो कह रहे नॉट ऑल कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स लीड टू केमिकल चेंज। ठीक है, तो कह रहे जितने भी कोलिजन हैं उन सभी से रिएक्शन नहीं होता है। तो अब हमें ये समझना है कि किन कोलिजन से रिएक्शन हो सकता है। कि all organic molecules have an outer layer of many electrons which occupy filled orbitals, bonding and non-bonding. Charge repulsion between these electrons ensures that all molecules repel each other. Reaction will occur only if the molecules are given enough energy, the activation energy for the reaction, for the molecules to pass the repulsion and get close enough to each other. If two molecules lack the required activation energy, they will simply collide, each bouncing off the electrons on the surface of the other and exchanging energy as they do so, but remain chemically unchanged. तो कह रहे जितने भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन पे क्या है, आउटर लेयर पे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है, ऑक्यूपाई करते हैं फील्ड ऑर्बिटल्स को। अब वो बॉन्डिंग भी हो सकते हैं या नॉन बॉन्डिंग हो सकते हैं। तो वहाँ पर चार्ज रिपल्शन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कह रहे रिएक्शन विल अकर ओनली इफ द मॉलिक्यूल्स आर गिवन इनफ एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स टू पास द रिपल्शन गेट क्लोज इनफ टू ईच अदर। कह रहे रिएक्शन तभी हो सकता है जब मॉलिक्यूल्स में इतनी इनफ एनर्जी हो कि जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपको रिपल्शन देखने को मिल रहा था उसको वो सरपास करके एक दूसरे के क्लोज आ सके। अगर ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से वो कभी भी
क्लोज इनफ नहीं आएंगे कि जिससे उनका रिएक्शन हो सके। ठीक है, इतना भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर if two molecules lack the required activation energy, they will simply collide, each bouncing off the electrons on the surface of the other and exchanging energy as they do so, but remain chemically unchanged। अगर वो कुछ इस तरह से करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो सिर्फ कोलाइड करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और सिर्फ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कह रहे दिस इज रादर लाइक अ कोलिजन इन स्नूकर और पूल, बोथ balls are unchanged afterwards but are moving in different direction at new velocities। तो कह रहे हैं कि ये कुछ इसी तरह होगा जैसे कि आपका स्नूकर की बॉल में होता है कि दो बॉल आपस में टकराते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मेन आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि चार्ज अट्रैक्शन ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर। In addition to this universal repulsive force, there are also important attractive forces between molecules if they are charged। तो कह रहे जो ये यूनिवर्सल रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, भाई इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन कह रहे ठीक इसी के साथ साथ वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। कब? जबकि वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, चार्ज्ड स्पीसीज होंगे या आयन के फॉर्म में होंगे, लाइक कैटायंस एंड एनायंस अट्रैक्ट ईच अदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली एंड दिस मे बी इनफ फॉर रिएक्शन टू अकर। तो अगर कैटायन और एनायन है तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की वजह से अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या होगा, इनफ एनर्जी है जिससे रिएक्शन हो सकता है। कह रहे व्हेन एन एल्किल क्लोराइड RCl react with sodium iodide NaI in acetone solution, a precipitate of sodium chloride forms। सोडियम आयंस जिसपे Na पॉजिटिव आयन है एंड क्लोराइड आयंस Cl negative in solution are attracted by their charges and combine to form a crystalline lattice of alternating cations and anions, the precipitate of crystalline sodium chloride। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाता है कि आप के मान लीजिए कि RCl है और इस RCl में कह रहे हैं कि आपने NaI मिलाया है। क्या मिला है? NaI। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इस पे निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और इसी तरह से यहाँ भी कहीं ना कहीं निगेटिव चार्ज है। तो ये आयनिक फोर्सेज की वजह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है ना, और आपको एक यहाँ पर भी अभी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑल दो यहाँ पार्शियल ही चार्ज है, पर फिलहाल इस रिएक्शन के लिए हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl यहाँ पे कंप्लीट चार्ज है, वो कुछ इस तरह से NaCl प्रेसिपिटेट बनाएगा और फिर ये दोनों भी आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं दिस इनऑर्गेनिक स्टाइल ऑफ अट्रैक्शन इज रेयर इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो कह रहे जो ये इनऑर्गेनिक टाइप का जो रिएक्शन है कि जिसमें डायरेक्टली चार्ज इन्वॉल्व है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम ही देखने को मिलता है। A more common cause of organic reaction is attraction between a charged reagent, जो कि अपने आप में कैटायन या एनायन हो सकता है, and an organic compound that has a dipole। तो कुछ इस तरह से, एक मिनट है जरा, ठीक है अभी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेंगे, चार्ज रिएजेंट तो मिल जाएंगे, ठीक है,
लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहेंगे, जो सबस्ट्रेट जिसे हम बोलते हैं, वो जनरली उसमें क्या होगा, कंप्लीट चार्ज ना होकर एक डायपोल एग्जिस्ट करेगा। कह रहे एज एन एग्जाम्पल दैट वी शैल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर इज द रिएक्शन बिटवीन sodium cyanide NaCN and a carbonyl compound such as acetone. Sodium cyanide is made up of sodium cation and anion। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, सोडियम साइनाइड इज मेड अप ऑफ सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव एंड साइनाइड anion in solution। Acetone has a carbonyl group C double bond O, which is polarized because oxygen is more electronegative than carbon. The negative cyanide ion is attracted to the positive end of the carbonyl group dipole। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो रिएजेंट है वो चार्ज है, इस पे साइनाइड पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा एसीटोन है उसके कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रही है। कह रहे इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी फॉर द रिएजेंट टू बी चार्ज्ड। अमोनिया also reacts with acetone, and this time it is the lone pair of electrons, a pair of electrons not involved in bonding and concentrated on the nitrogen atom of uncharged ammonia molecule that is attracted to the positive end of the carbonyl dipole। तो कह रहे इवन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर चार्ज रिएजेंट का होना ज़रूरी है। कह रहे जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया के ऊपर तो सिर्फ क्या एक लोन पेयर है, और वो उसी लोन पेयर से हमारे क्या है अट्रैक्टेड रहता है टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कार्बोनिल डाइपोल। तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं है कि चार्ज रिएजेंट होंगे ही होंगे तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, सबस्ट्रेट तो आपका अनचार्ज्ड हो ही सकता है, इवन आपके जो रिएजेंट है वो भी अनचार्ज्ड हो सकते हैं। केवल और केवल डायपोल अट्रैक्शन से भी आपका रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी को। फिर क्या है, पोलैरिटी कैन अराइज फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड्स टू। तो अभी तक जो हमने पोलैरिटी देखी वो पाई बॉन्ड्स की वजह से अराइज हो रही थी, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स की वजह से पोलैरिटी अराइज हो रही है। ठीक है, पोलैरिटी कैन अराइज फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड्स ऑल्सो। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, and 3 fluorine atoms on electropositive boron produce a partial positive charged boron atom by sigma bond polarization. The negative end of the acetone dipole, the oxygen atom is attracted to the boron atom in BF3। तो इस रिएक्शन में आप देखो यहाँ पर BF3 मॉलिक्यूल में कि भाई बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन आपके अटैच है, और फ्लोरीन क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है आपका फ्लोरीन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रिएक्शन कर सकते हैं। कह रहे बट वी हैव नॉट टोल्ड यू द होल स्टोरी अबाउट BF3। बोरॉन इज इन group 3 and thus has only 6 electrons around it in its trivalent compounds। A molecule of BF3 is planar with an empty p orbital। This is the reverse of a lone pair। An empty orbital on an atom does not repel electron rich areas of other molecules, and so the oxygen atom of acetone is attracted electrostatically to the partial positive charge, and one of the lone pair on oxygen can form a bonding interaction with the empty orbital। We shall develop these ideas in the next section। ठीक है, तो अभी यही बता रहे हैं कि भाई बोरॉन ट्राईफ्लोराइड क्या अपने आप में एक प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है वो रिपेल नहीं करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को, और जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है अपोजिट चार्ज क्रिएट हो रहे हैं तो वो क्या करेगा
मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कह रहे सो टू समराइज द प्रेजेंस ऑफ अ डायपोल इन अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स एन इम्बैलेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ bonding electrons due to polarization of a sigma bond or a pi bond or to a lone pair of electrons or an empty orbital localized on an atom। तो कह रहे अभी तक की बात को हम समराइज करें तो कह रहे जो डायपोल है किसी भी मॉलिक्यूल में वो कैसे क्रिएट हो सकता है कि अगर वहाँ पर क्या है इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और वो कैसे कैसे हो सकता है, या तो वो पोलराइजेशन हो सिग्मा बॉन्ड का उसकी वजह से हो सकता है, या फिर पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन हो, या फिर किसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो, ठीक है, या फिर कहीं पर आपका कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी लोकलाइज्ड है तो हम उसे क्या मानेंगे कि वहाँ पर डायपोल क्रिएट हो रहे हैं। व्हेन टू मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लीमेंट्री डायपोल कोलाइड and together have the required activation energy to ensure that the collision is sufficiently energetic to overcome the general electronic repulsion, chemical change और reaction can occur। और जब ये दो कॉम्प्लीमेंट्री डायपोल मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक पे नेगेटिव चार्ज हो टकराते एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है अगर उन पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है तो। अब नेक्स्ट हमारे जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट यहाँ से अब आने शुरू हो रहे हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप ब्रिंग्स मॉलिक्यूल टुगेदर, कि किस तरह से हमारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं। हो सकता है कि हमारे मॉलिक्यूल में कोई डायपोल हो ही ना, तो क्या मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेगा? रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमने देखे हैं ऐसे सारे बहुत सारे रिएक्शन जिसमें कहीं कोई भी डायपोल क्रिएट नहीं होता है। तो अब हम वही पढ़ते हैं। Other organic reaction take place between completely uncharged molecules with no dipole moments। One of the old tests for unsaturation was to treat the compound with bromine water। If the brown color disappeared, the molecules was unsaturated। ठीक है, तो कह रहे ऐसे भी कई सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रिएक्शन में वो क्या होते हैं, उनमें कोई डायपोल नहीं होता है। उनमें से कह रहे एक टेस्ट हम करते थे पहले अनसैचुरेशन का विद ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पर क्या देखा जाता था कि इफ़ द ब्राउन कलर डिसअपियर द मॉलिक्यूल वॉज अनसैचुरेटेड। इस तरह से हम उसमें टेस्ट करते थे। कह रहे वी डोंट यूज टेस्ट लाइक दीज एनी मोर। ठीक है, तो अब हम इन टेस्ट को यूज नहीं करते क्योंकि हम पे और एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ चुकी हैं तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट यूज करा जा सकता है। अ सिंपल सिमेट्रिकल एल्कीन कंबाइंस विथ सिमेट्रिकल ब्रोमीन इन अ सिंपल एडिशन रिएक्शन। तो कह रहे इसमें क्या होता था कि आपकी कोई एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, मान लीजिए ये आपकी जैसे क्या है एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पोलैरिटी होने का मतलब नहीं है। और इसी तरह से आपका ये क्या है सिमेट्रिकल Br2 मॉलिक्यूल है ना, होमोन्यूक्लियर आपका Br2 मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों ही अपने आप में क्या है, ये नॉन पोलर स्पीसीज है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी नॉन पोलर है, कोई डायपोल नहीं है इसमें, और ये भी हमारा क्या है नॉन पोलर स्पीसीज है। ठीक है, और फिर भी ये आपस में रिएक्शन करके हमारा क्या बना रहे हैं कुछ इस तरह से 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें दे रहे रिएक्शन तो यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो ये रिएक्शन किस तरह से हुई है, ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से हुई है, तो इसी को हमने समझना है। तो कह रहे द ओनली इलेक्ट्रॉन्स दैट माइट बी यूजफुल इन द काइंड ऑफ अट्रैक्शन वी हैव डिस्कस्ड सो फार are the lone pair electrons on bromine, but we know from many experiments that electrons flow out of the alkene towards the bromine atom in this reaction, the reverse of what we should expect from electron distribution। तो कह रहे एक बार के लिए हमें लग सकता है कि जो यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, यहाँ पर इन ब्रोमीन के ऊपर क्या आते हैं लोन पेयर होते हैं, ये तो हमें पता है। ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं यहाँ पर। तो हम सोच सकते हैं कि शायद यहाँ से इलेक्ट्रॉन एल्कीन की तरफ गए हो, पर जो हम रियल रिएक्शन देखते हैं तो हमें पता है कि
यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट साइड से चल रहा है, मतलब एल्कीन से Br2 की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो। तो कह रहे इनफैक्ट वी नो दैट रिएक्शन अकर्स बिकॉज ब्रोमीन मॉलिक्यूल हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे बल्कि हमें ये पता है कि जो ये रिएक्शन होता है ये कैसे होता है कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उस पर क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, जहाँ पर ये एल्कीन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहे दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक दैट इन द BF3 मॉलिक्यूल। तो ये कह रहे हैं कि BF3 मॉलिक्यूल की तरह एक लोकलाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल तो नहीं है, ठीक है। इट इज़ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द ब्रोमीन ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड द सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। There is therefore in this case an attractive interaction between a full orbital, the pi bond, and an empty orbital, the sigma orbital of the Br-Br bond. The molecules are attracted to each other because this one interaction is between an empty and a full orbitals and leads to bonding, unlike other repulsive interaction between filled orbitals. We shall develop this less obvious attraction as the chapter proceeds, ठीक है। करें मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन फुल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं वो इसी तरह से होंगे कि एक मॉलिक्यूल्स तो हमारे क्या होगा, फुल ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा होगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। Many also involve charge interaction and some inorganic reaction involve nothing but charge attraction. Where whatever the attraction between organic molecules, a reaction involve electrons moving from one place to another. We call the detail of this process the mechanism of the reaction, and we need to explain some technical terms before discussing this. तो हमें अभी तक हमने क्या देखा कि जो रिएक्शन हो सकते हैं वो किस किस तरह से हो सकते हैं। एक तो कंप्लीट चार्ज्ड स्पीसीज के बीच में हो सकते हैं। कंप्लीट चार्ज्ड स्पीसीज ये जनरली क्या है, इनऑर्गेनिक काइंड ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका एक। दूसरा है आपका बिटवीन चार्ज्ड reagent, between charged reagent and uncharged or you can say polar substrate, ठीक है। फिर आपने क्या देखा कि polar substrate and अनचार्ज्ड रिएजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका। फोर्थ कैटेगरी आपकी क्या हो गई है अभी, बोथ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट आर अनचार्ज्ड। तो जो फोर्थ कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि यही हमें क्या है, ऑर्बिटल पिक्चर से किस तरह से रिएक्शन होते हैं इसके बारे में बताती है, ठीक है। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट को समझाती है, हमें यही समझाएगी कि होमो ल्यूमो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। कह रहे इलेक्ट्रॉन फ्लो इज द की टू रिएक्टिविटी। कह रहे द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर पोलर इन नेचर, ठीक है। कह रहे ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो तो पोलर है नेचर में। दैट इज़ टू से इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर एज द रिएक्शन प्रोसीड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है आपका एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जब रिएक्शन प्रोसीड होता है। द इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल
while the electron acceptor is called इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। करे दीज टर्म कम फ्रॉम द आइडिया ऑफ चार्ज अट्रैक्शन एज ए डोमिनेटिंग फोर्स इन रिएक्शन। तो ये टर्म कहाँ से लाए गए हैं कि जब हमने चार्ज अट्रैक्शन को एक डोमिनेटिंग फोर्स माना रिएक्शन में, पर अब क्योंकि हमें आगे चल के पता चला कि ज़्यादा रिएक्शन तो विदाउट डायरेक्ट चार्ज इन्वॉल्वमेंट की वजह से, पर वही है कि टर्म्स एक बार क्या होते हैं पॉपुलर हो जाते हैं तो वही यूज होते रहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल लाइक न्यूक्लियाई बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इलेक्ट्रोफाइल लाइक्स इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये बता रहे कि भाई हम न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनको वो न्यूक्लियस लविंग है, ठीक है, और मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग है, और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, मतलब निगेटिव चार्ज लविंग है। कह रहे दो वी नो लॉन्गर रिगार्ड रिएक्शन एज कंट्रोल ओनली बाई चार्ज इंटरेक्शन दीज नेम्स हैव स्टेक। ठीक है, तो ये बात डिस्कशन हो चुकी है। कह रहे एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस where the nucleophile is an anion and the electrophile is a cation and a new bond is formed simply by charge attraction leading to the combination of opposite charges include the reaction of sodium hydroxide with positively charged phosphorus compound. The new bond between oxygen and phosphorus is formed by donation of electron from the nucleophile, that is hydroxide ion here, टू द इलेक्ट्रोफाइल द पॉजिटिवली चार्ज्ड फॉस्फोरस एटम। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ क्या दिखाया है कि न्यूक्लियोफाइल जो कि एक एनायन है और इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक कैटायन है, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है सिंपली बाय चार्ज अट्रैक्शन, जिससे कि आपके दो अपोजिट चार्ज वाले स्पीसीज आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, PCl4 पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर इसने ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव ने अट्रैक्शन करा और बॉन्ड बन गया। फिर ये आगे का रिएक्शन है कि यहाँ से क्या है कि प्रोटॉन रिलीज होके P डबल बॉन्ड हो और Cl3 एक क्लोरीन भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की बातें हैं, इसको भी हम यहाँ पे रहने देते हैं। कह रहे मोस्ट ऑफन reaction occurs when electrons are transferred from a lone pair to an empty orbital, as in the reaction between an amine and BF3। खैर ज़्यादातर रिएक्शन आपको जो देखने को मिलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं किसी लोन पेयर से किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में। ठीक है, डायरेक्ट चार्ज इन्वॉल्व नहीं होते वहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और किसी दूसरे पे लोन पेयर होगा दूसरे मॉलिक्यूल पर, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एमीन और BF3 मॉलिक्यूल में हो रहा है, यहाँ पर एमीन पे लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। वहीं पे BF3 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके पास क्या MPTP ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल एज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या आपको एम्प्टी ऑर्बिटल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको क्या है लोन पेयर देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कहला रहा है न्यूक्लियोफाइल, और ये BF3 मॉलिक्यूल आपका क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से आपका फिर इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब जिस पर से इलेक्ट्रॉन गए उस पर हमने क्या दिखाया, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गए उस पर हमने दिखाया है नेगेटिव चार्ज। तो द काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन दीज टू रिएक्शंस यूज्ड टू बी कॉल्ड अ डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज बोथ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड वर डोनेटेड बाय द सेम एटम। कह रहे वी नो लॉन्गर क्लासीफाई बॉन्ड इन दिस वे बट वी सिंपली कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, इनको हम डिस्कस नहीं करते, आगे देखते। कह रहे दी सिंपल चार्ज और ऑर्बिटल इंटरेक्शन में बी इनफ टू एक्सप्लेन सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन, बट वी शैल ऑल्सो बी कंसर्न विद न्यूक्लियोफाइल दैट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स out of bonds and electrophiles that accept electron into antibonding orbital
For the moment that polar reactions usually involve electron flowing from a nucleophile and towards an इलेक्ट्रोफाइल। तो कह रहे जो ये सिंपल चार्ज वाले रिएक्शन है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक काइंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको चार्ज हो सकता है देखने को ना मिले, ठीक है, वहाँ पर बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और उनका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमारी मेन लाइन की वी सेल कंसर्न विथ न्यूक्लियोफाइल दैट सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि हमने इस वाले रिएक्शन में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था वो इस तरह से कुछ हुआ था, ठीक है, इस तरह से हुआ था। तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर गए थे, और जो इलेक्ट्रॉन रियल में एक्सेप्ट हुए थे वो कहाँ हुए थे, इसके सिग्मा स्टार में हुए थे, ठीक है, इसके सिग्मा स्टार में हुए थे, ठीक है। इस पर भी बात हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो आपको कहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हुआ मिलता है, इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उस पर एज सच कोई डायरेक्ट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कहाँ कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होती है वो हम ये किसी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होती है। तो यहाँ से हम ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल से किधर को फ्लो करेगी, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हर वो स्पीसीज जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिच है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे उस पर वो निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या फिर पाई बॉन्ड हो, ठीक है, ये सभी स्पीसीज आपकी कैसे एक्ट कर सकती हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। और हर एक ऐसी स्पीसीज जो कि आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ कर सकते हैं, या तो उस पर वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो, या फिर क्या हो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल हो, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल हो जो कि पाई स्टार होता है जनरली, ठीक है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। या फिर अभी हमने इस ऊपर वाले एग्जांपल में देखा यहाँ पर क्या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार है, तो सिग्मा स्टार भी हो सकता है। तो ये ऐसी स्पीसीज जिस पे क्या होगा, वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल होंगे, या फिर लो एनर्जी पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इन रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक की जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये समझ में आ गया है। कह रहे सिंस वी आर डिस्क्राइबिंग अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्रॉम वन molecule to another in this last reaction, it is natural to use some sort of arrow to represent the process. Organic chemists use curved arrow called curly arrow to show that what is going on. It is a simple and eloquent symbol for chemical reaction. तो कह रहे हैं कि अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि किसी भी रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसको शो करने के लिए हम कर्ली एरो यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई आपके एमीन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, BF3 के वैकेंट पी ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। तो इनके मूवमेंट को आप कैसे शो करोगे, कर्ली एरो से शो करोगे, ठीक है। स्ट्रेट एरो नहीं बनाएंगे हम, ऐसे स्ट्रेट एरो नहीं बना के हमने क्या करना है, कर्ली एरो बनाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये क्या है, सिंपली एक बॉन्ड को दिखा रहा है, जहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक्सेप्ट करा है BF3 ने तो उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे द कर्ली एरो
shows the movement of a pair of electron from nitrogen into the gap between the nitrogen and boron to form a new sigma bond between those two atoms। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसमें। ऑर्बिटल ओवरलैप कंट्रोल्स एंगल ऑफ सक्सेसफुल अटैक। Electrostatic forces provide a generalized attraction between molecules in a chemical reaction। In the reaction between chloride anions and sodium cations described above, the way in which these two spherical species approached one another was unimportant because the charges attracted one another from any angle. In most organic reactions, the orbitals of nucleophile and electrophiles are directional, and so the molecular orbitals of the reacting molecules exert important control. If a new bond is to be formed as the molecules collide, the orbitals of the two species must be correctly aligned in space. In the last example, only if the sp3 orbital of the lone pair of nitrogen points directly at the empty orbital of bf3 can bond formation take place. Other collision will not lead to reaction. In the first frame, a successful collision takes place and a bond can be formed between the orbital. In the second frame are the three examples of unsuccessful collision where no orbital overlap is possible. There are, of course, many more unproductive collision, but only one productive collision. Most collision do not lead to reaction। तो ऑर्बिटल ओवरलैप में एक पर्टिकुलर एंगल से कोलिजन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर उस पर्टिकुलर एंगल से कोलिजन नहीं होता है तो आपका कोलिजन क्या रहेगा, इनइफेक्टिव रहेगा, रिएक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अभी जो ऊपर एग्जांपल हमने पढ़ा था उसी को यहाँ पर दोबारा से शो करने की कोशिश करी गई कि अगर BF3 और एमीन के बीच में रिएक्शन होना है तो इन यहाँ का जो एमीन का sp3 ऑर्बिटल है जिस पर लोन पेयर है और जो आपका BF3 का वैकेंट p ऑर्बिटल है, इन दोनों को एक दूसरे के हेड टू हेड आना होगा तभी रिएक्शन पॉसिबल है। वहीं पे अगर ये क्या होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर लोन पेयर प्रोवाइडिंग sp3 मॉलिक्यूल ऑफ एमीन कुछ इस डायरेक्शन में, लेकिन ये यहाँ पर इसके क्या है डायरेक्ट फेस पे नहीं है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और भी हो सकता है कि आपका ये BF3 तो इस मॉलिक्यूल के टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, पर जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी है वो इसके जस्ट 180 अपोजिट हो रहा है, तो ये दोनों का हेड ऑन ऐसे कोलिजन नहीं हो पा रहा है, तो रिएक्शन नहीं हो सकता। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, तो रिएक्शन नहीं हो सकते। तो किसी सर्टेन एंगल से या पर्टिकुलर एंगल आने से ही रिएक्शन हो सकता है, चाहे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास स्पेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन हो जाएगा। अगर रिएक्शन होना है तो उन जिन दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होना है उनके ऑर्बिटल को एक पर्टिकुलर एंगल से एक दूसरे के विसिनिटी में आना होगा। ठीक है, तो कह रहे द ऑर्बिटल्स मस्ट ऑल्सो हैव अबाउट द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इंटरेक्ट प्रॉफिटेबली। फिर जब कोलिजन हो रहा है तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि जो ये कोलिजन है इसमें सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कह रहे इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी पास्ड फ्रॉम अ फुल टू एन एम्प्टी ऑर्बिटल। फुल ऑर्बिटल्स नेचुरली टेंड टू बी ऑफ लोअर एनर्जी देन द एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी एक फुल ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, और हमें पता है कि जो फुल ऑर्बिटल उनकी एनर्जी तो क्या होती है, कम होती है कंपैरेटिव टू एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, इसी वजह से तो वो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल फील्ड थे। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू एन एम्प्टी ऑर्बिटल दे हैव टू गो अप इन द एनर्जी एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। और यही क्या होता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है रिएक्शन को। कह रहे इफ़ द एनर्जी गैप इज़ टू बिग, अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल
कुछ ही मॉलिक्यूल आपके क्या कर पाएंगे, इस एनर्जी बैरियर पे क्लाइम कर पाएंगे और रिएक्शन होगा। तो अगर होगा भी तो बैड यील्ड आने वाली है। तो वहीं पे आइडियल वुड बी have a pair of electron in filled orbital on the nucleophile and an empty orbital on the electrophile of the same energy। तो जो आइडियल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिल्ड ऑर्बिटल न्यूक्लियोफाइल के ऑन द न्यूक्लियोफाइल, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है आपका इलेक्ट्रोफाइल पे, उनकी एनर्जी क्या हो, करीब करीब सेम होनी चाहिए। ठीक है, देयर वुड बी नो गैप, ऐसे में कोई गैप नहीं होगा और आसानी से आपका रिएक्शन हो सकता है। पर कह रहे इन रियल लाइफ अ स्मॉल गैप इज बेस्ट वी कैन होप फॉर। तो ये तो आइडियल केस है, पर कह रहे इन रियल लाइफ में हम इतना ही उम्मीद लगा सकते हैं कि उनके बीच में गैप कम हो। कह रहे नाउ वी शैल डिस्कस अ जनरलाइज्ड एग्जांपल ऑफ ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल Nu with a lone pair donating its electron to a cationic electrophile E with an empty orbital. Notice the difference between the curly arrow for electron movement and the straight reaction arrow. Notice also that the nucleophile has given away electrons, so it has become positively charged, and the electrophile has accepted electrons, so it has become neutral. तो इसमें जनरल भी बातें चल रही हैं कि आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हमने कर लिया है, उसे शो कर रहा है। ठीक है, फिर रिएक्शन होने के बाद क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, अब इनके बीच में हम इस तरह से ओवरलैपिंग वाला भी दिखा सकते हैं। कह रहे if we look at different possible relative energy for the lone pair orbital and the empty orbital, we might have equal energy, a small gap or large gap. Just as in chapter 4, the horizontal line represents energy levels, the arrow on them represent electrons, and the vertical scale is energy with high energy at the top and the low energy at the bottom। तो इस तरह से आपको तीन वो दिखाए गए हैं कि हमारे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पे कुछ गैप है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप है। तो कह रहे हैं एज द फर्स्ट पिक्चर सजेस्ट द इलेक्ट्रॉन विल हैव टू क्लाइम टू द एम्प्टी ऑर्बिटल इफ इट इज हायर in energy than the filled orbital. This is not quite true because when atomic orbital interact, their energy is split to produce two new molecular orbitals, one above and one below the old orbital. This is the basis for static structure of molecule described in the last chapter and is also the key to reactivity. In these three cases, this is what will happen when the orbitals interact। तो जब आपके दो ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल का और एक इलेक्ट्रोफाइल का, तो दोबारा से टू टू न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें एक की एनर्जी काफ़ी लो आती है, दूसरे की एनर्जी हाई जाती है। ठीक है, जो लो एनर्जी का ऑर्बिटल है उसमें ही आपके इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल्ड करे जाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अभी थोड़ा गैप है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ा नीचे आएगी और थोड़ा ऊपर जाएगी, तो लो एनर्जी का ऑर्बिटल फिल्ड हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, इनके बीच में ऑलरेडी बहुत गैप था, तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी का लो आ रहा है और एक अब जा रहा है, पर जो एनर्जी का लो आ रहा है वो कुछ खास नहीं है, पहले से जो न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी थी उससे कुछ खास गेन उसको एनर्जी के टर्म्स में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब ज़्यादा लोअरिंग एनर्जी की नहीं मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, जब यहाँ पर एनर्जी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की दोनों की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्या मिल रहा है, ओवरऑल नए मॉलिक्यूल जब बनाए तो उसकी एनर्जी क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा लोवर्ड हो गई है, काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो एनर्जी लो हुई है पर उतनी लो नहीं हुई है, और यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जी बिल्कुल ही लो नहीं हुई, हम ये एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा अगर, तो बहुत ही क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और जबकि यहाँ पर जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा इन न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, वो कैसा होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे और भी कुछ बातें लिखी हुई है पर मैं यहाँ पे अब पढ़ रहा हूँ इसे। कह रहे हैं ओनली द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल आर लाइकली टू बी सिमिलर इन एनर्जी to only the lowest
अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, तो कह रहे आपका न्यूक्लियोफाइल की तरफ से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी तरफ से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है। कह दिस मीन्स दैट द लोअर लाइंग कम्प्लीटली फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन यूजुअली बी नेग्लेक्टेड। तो जो बाकी के लो एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे न्यूक्लियोफाइल को, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हमें केवल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल को कंसीडर करना है जिसको हम होमो बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का केवल होमो ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका हमारे लिए केवल ल्यूमो ही रेलिवेंट है। ठीक है, दीज में बी ऑफ अबाउट द सेम एनर्जी एंड कैन देन इंटरेक्ट स्ट्रांगली। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ बोथ डायरेक्शन एनर्जी देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल रिएक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो अभी तक हमने क्या समझा कि डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं उसकी ये छोटी समरी है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को ड्यू टू देयर आउटर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या करते हैं, क्यों? या तो वहाँ पर अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज का इसकी वजह से, या फिर ओवरलैप होती है होमो हाई एनर्जी फील्ड ऑर्बिटल होमो एंड लो एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये होमो कहाँ से आते हैं अब आपको पता चल चुका है, न्यूक्लियोफाइल से, और जो आपके ल्यूमो आते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल से आते हैं। कह रहे फॉर रिएक्शन मॉलिक्यूल मस्ट अप्रोच ईच अदर सो दैट दे हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन द राइट ओरिएंटेशन टू यूज एनी अट्रैक्शन। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लिया है कि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपका कैसे स्टार्ट होता है। तो कैसे स्टार्ट होता है कि आपके एक स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। तो हमने क्या देखा कि आपकी एक स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है और दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल आपकी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब वो अट्रैक्शन कैसे भी हो सकता है, ड्यू टू चार्ज चार्ज अट्रैक्शन, ड्यू टू चार्ज चार्ज या कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, या फिर चार्ज डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है, वो चार्ज डायपोल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर डायपोल एंड अनचार्ज्ड। ठीक है, और या फिर दोनों ही आपके क्या होंगे, कंप्लीटली अनचार्ज्ड होंगे, दोनों ही आपके कंप्लीटली अनचार्ज्ड होंगे। और उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट में हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा क्या होता है, होमो प्रोवाइडर होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा ल्यूमो प्रोवाइडर होता है। तो अब कौन कौन सी स्पीसीज हमारी एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल होती है और कौन कौन सी स्पीसीज हमारी एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं, ये हमने और अच्छे से पढ़ना है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी एक फर्स्ट क्लास थी तो हमने इसको बहुत ही स्लो पेस पे लाइन बाई लाइन एकदम ही करा है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये बुक है इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए मैंने इस पर कोई अपना व्यू पॉइंट या शॉर्टकट नहीं लिया है, जैसे बुक में लिया होता है इसको लाइन बाय लाइन कवर करने की कोशिश करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।